नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने हाजिर है बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। आज की क्लास में हम फ्यूज, रिले और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने, सॉलिड स्टेट रिले में इनपुट डिवाइस होते हैं। तो सॉलिड स्टेट डिवाइस की रिले की बात हो रही है। इसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होगी? एलईडी होगी, ट्रांजिस्टर होगा, थायरिस्टर होगा या ए और बी, अर्थात एलईडी और ट्रांजिस्टर दोनों होंगे। आपको बताना है सॉलिड स्टेट रिले में इनपुट डिवाइस कौन सी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एलईडी भी होगी और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट रिले में इनपुट डिवाइस के तौर पर एलईडी और ट्रांजिस्टर दोनों के दोनों उपयोग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सॉलिड स्टेट रिले में आउटपुट डिवाइस होते हैं। अभी इनपुट डिवाइस की बात करी हमने, एलईडी और ट्रांजिस्टर होते हैं। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें, आखिरकार आउटपुट डिवाइस क्या होती है? क्या पावर ट्रांजिस्टर होता है, क्या थायरिस्टर होता है, ट्रायक होता है या उपरोक्त सभी होंगे? तो सॉलिड स्टेट रिले के आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, अर्थात पावर ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्रायक, ये तीनों के तीनों ही सॉलिड स्टेट रिले में आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में पढ़ा हमने एलईडी और ट्रांजिस्टर, जबकि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या पढ़ा हमने? पावर ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर और ट्रायक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, रिले का मुख्य कार्य क्या है? रिले का प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो इसका जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए है फॉल्ट को अलग करना, दो ऑप्शन बी फॉल्ट ढूंढना, ऑप्शन सी फॉल्ट होने से रोकना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रिले को प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉल्ट को ढूंढना। जो रिले का प्रयोग किया जाता है वो रिले को प्रयोग फॉल्ट ढूंढने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर कैसे होते हैं? तापीय रिले होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिले होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर कैसे होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो विद्युत पावर सिस्टम के अंतर्गत मैक्सिमम जो रिले प्रयोग किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर, ऑप्शन बी परिपथ के धारा वहन सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन सी उत्सर्जन के सिद्धांत के आधार पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करेगा आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, अर्थात तापीय रिले धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर, परिपथ के धारा वहन सिद्धांत पर और उत्सर्जन के सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, फ्यूज का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपके सामने। इन चारों में से फ्यूज का प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा? तो फ्यूज का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इस तरीके से। तो एक पूरा रेक्टेंगल टाइप में होगा और वो बीच में से कटा हुआ होगा, ये चिन्ह होगा फ्यूज का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज का कार्य है। अब रिले का कार्य हमने क्या देखा था? फॉल्ट ढूंढना। यहाँ बात हो रही है फ्यूज का काम क्या है? धारा को बढ़ाने का, धारा को रोकने का, धारा को कम करने का या उपरोक्त सभी। तो फ्यूज किस काम में आएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्यूज का काम होता है मुख्य रूप से धारा को रोकने का। फ्यूज का कार्य क्या है? धारा को रोकने का। धारा को रोकने का काम कौन करता है? फ्यूज करेगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज तार में होना चाहिए, तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलन बिंदु, या फिर ऑप्शन बी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध के साथ निम्न गलन बिंदु, ऑप्शन सी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के साथ में उच्च गलन बिंदु, या ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के साथ निम्न गलन बिंदु। तो प्रतिरोध और गलन बिंदु इन दोनों की बातें हो रही है, दोनों निम्न और उच्च कैसे होंगे ये आपको बताना है फ्यूज तार के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध तो ज़्यादा होना चाहिए और गलन बिंदु कम होना चाहिए, तो निम्न गलन बिंदु। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी मोटर के लिए अतिभार धारा सुरक्षा से प्रदान की जाती है? कार्टिज फ्यूज, किटकैट फ्यूज, अतिभार धारा रिले, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो किसी मोटर के लिए अतिभार धारा सुरक्षा से प्रदान की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी अतिभार धारा रिले के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य होता है? किसी भी मोटर परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? अतिभार धारा सुरक्षा के लिए, लघु परिपथ सुरक्षा के लिए, खुला परिपथ सुरक्षा के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मोटर परिपथों में फ्यूज क्यों लगाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है फ्यूज लगाने का। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लघु परिपथ सुरक्षा के लिए। तो लघु परिपथ सुरक्षा के लिए मोटर परिपथों में फ्यूज लगाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज धारा के प्रभाव से प्रचालित होता है, तो कौन सी धारा के प्रभाव से प्रचालित होता है? चुंबकीय धारा के प्रभाव से, स्थिर विद्युत की धारा के प्रभाव से, ऊष्मीय धारा के प्रभाव से, या रासायनिक। तो धारा का कौन सा प्रभाव होता है जो फ्यूज के लिए प्रचालित होता है, कार्य करता है? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्मीय। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव से फ्यूज प्रचलित होता है। जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, ऊष्मा के कारण फ्यूज तार गल के टूट जाता है। तो ये काम करेगा ऊष्मीय प्रभाव पर। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है, फ्यूज का मान किस चीज में व्यक्त किया जाता है? वोल्टता में लेते हैं, धारा में लेते हैं, केवीए में लेते हैं, या VAR में लिया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने, फ्यूज का मान किस चीज में व्यक्त करेंगे, कौन सी यूनिट काम में लेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धारा में। जैसा कि अभी हमने देखा फ्यूज तार किस चीज़ पर वर्क करता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो टोटली डिपेंड करेगा धारा पर, इसलिए फ्यूज का मान भी किस पर व्यक्त किया जाएगा? धारा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए, तो फ्यूज को कौन से क्रम में संयोजित करना चाहिए? उदासीन चालक के श्रेणी क्रम में, उदासीन चालक के समानांतर क्रम में, जीवित या लाइव तार के श्रेणी क्रम में, जीवित या लाइव तार के समानांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होगा या समानांतर क्रम में होगा, वो उदासीन तार के साथ होगा या जीवित तार यानी लाइव वायर के साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से आपको बताना है फ्यूज तार को किस प्रकार से संयोजित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो लाइव वायर होता है, जीवित तार होता है, उसके श्रेणी क्रम में फ्यूज को संयोजित किया जाता है। डैट मीन्स फ्यूज तार हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित होगा, और ये किसके साथ होगा? फेज वायर के साथ में संयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एमसीबी का पूरा नाम बताना है आपको। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिले हमने पढ़ लिया, उसके बाद फ्यूज पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फर्स्ट फॉर्म यही आएगी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग कहाँ होता है? उद्योगों में होता है, दुकानों पर होता है, छोटे आवासों में होता है, या उपरोक्त सभी? 3 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कहाँ होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि छोटे आवासों में।
तो छोटे आवासों में 3 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाइट परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? तो लाइट परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग के नॉब वाली होगी? ऑप्शन ए हरे रंग की नॉब वाली होगी, ऑप्शन बी नीले रंग की नॉब वाली होगी, ऑप्शन सी काले रंग की नॉब वाली होगी, या ऑप्शन डी लाल रंग की नॉब वाली होगी। तो लाइट परिपथ में एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है, आपको जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरे रंग की नॉब वाली। जो लाइट परिपथ होते हैं इनमें एमसीबी हरे रंग की नॉब वाली प्रयोग में आएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मोटर परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होनी चाहिए? अब बात हो रही है यहाँ मोटर परिपथों की। तो मोटर परिपथ में जो एमसीबी होगी वो किस रंग की होगी? हरे रंग की, नीले रंग की, काले रंग की या लाल रंग की? तो मोटर परिपथों के लिए बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीले रंग की नॉब वाली। जो मोटर परिपथ होते हैं यहाँ एमसीबी किस रंग की होगी? नीले रंग की नॉब वाली होगी। इससे पहले हमने पढ़ा लाइट परिपथ में एमसीबी, तो वहाँ होती है हरे रंग की नॉब वाली, और ये था मोटर परिपथ के लिए एमसीबी नीले रंग की नॉब वाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर या डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? तो डीसी परिपथों या डीसी मोटरों की बात हो रही है। यहाँ एमसीबी का रंग किस प्रकार के नॉब वाली होगी? हरा, नीला, काला या लाल? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि काले रंग की नॉब वाली। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? लाइट परिपथों में कौन सा रंग प्रयोग होता है? हरा रंग। उसके बाद में पढ़ा हमने मोटर परिपथों में कौन सा होगा? नीला रंग। इसके बाद अब हमने पढ़ा डीसी मोटर या डीसी परिपथ होंगे, इसमें कौन सा होगा? काला रंग। तो डीसी मोटर या परिपथ में काले रंग की नॉब वाली एमसीबी का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइसोलेटर के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? अब बात हो रही है आइसोलेटर की। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो आपको इसका जवाब देके बताइए आइसोलेटर के लिए एमसीबी किस रंग की होगी? हरे, नीले, काले या लाल रंग की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल रंग के नॉब वाली। तो आइसोलेटर के लिए लाल रंग के नॉब वाली एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज की क्लास के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।